हेलो साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जेपी मिश्रा आपके बीच पुनः एक नए टॉपिक के साथ। आज का नए टॉपिक का विषय है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। आज हम फंडामेंटल राइट के बारे में आपको कुछ संक्षिप्त रूप से बताएंगे। इसमें यह किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इसका उल्लेख किया गया है, और फंडामेंटल राइट किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। फिर इसके क्या प्रावधान है इसके बारे में जानेंगे, इसका क्या अभिप्राय है इसके बारे में जानेंगे, इसकी प्रकृति क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। आज हम केवल इसके जो है परिभाषा, इसकी प्रकृति, इसके अभिप्राय, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे विस्तार रूप से। फिर अगले वीडियो में जब हम अगला वीडियो बनाएंगे उसमें हम प्रावधान के बारे में जानेंगे, एक एक आर्टिकल के बारे में क्या उल्लेख किया गया है, क्या नहीं किया गया है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है, और फंडामेंटल राइट किसे कहते हैं उसको जानेंगे। फिर इसकी प्रकृति क्या है इसको जान लें, इसका अभिप्राय क्या है इसको जान लें। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जाने फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार किस भाग में उल्लेख किया गया, भाग 3 में, और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इसका उल्लेख किया गया है। 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट का उल्लेख किया गया है। कुछ हमारे स्टूडेंट गलत टिक लगा के चले आते हैं 12 से 32, लेकिन फंडामेंटल राइट का उल्लेख किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, 12 से 35, 12 से 35। आज हम फिर ये जान गए किस भाग में है, किस आर्टिकल में है। अब हम जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं इसके बारे में। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है हमें, वही फंडामेंटल राइट है। व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, वही क्या है, फंडामेंटल राइट है। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट से तात्पर्य केवल शारीरिक विकास से नहीं होता है। केवल हम शारीरिक विकास कर लें हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, व्यक्तित्व का विकास हो गया। व्यक्तित्व के विकास में आपकी मानसिक और शारीरिक दोनों बातें आती हैं। मानसिक और शारीरिक विकास हमें जिन चीजों से होती है वही क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। सीधी सी बात है। अब फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा इतिहास चलें, अगर इंग्लैंड में फंडामेंटल राइट की बात करें, इंग्लैंड का संविधान क्या है, अलिखित संविधान है। क्या है, अलिखित संविधान है। इसलिए इंग्लैंड में मूल अधिकारों की वैसी कोई संकल्पना, ऐसी कोई संहिता नहीं है जैसे अमेरिका के संविधान में है या विश्व के अन्य देशों के संविधानों में है। जैसे हमारा भारत है, हमारा भारत क्या है, लिखित संविधान है। हमारे भारत का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। इसका यह देख, फिर उसके बाद इंग्लैंड में लिखित संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, इसका अर्थ है नहीं कि इंग्लैंड के व्यक्ति का आधारभूत अधिकारों की मान्यता नहीं है, जिनके बिना लोकतंत्र अर्थहीन हो जाए। वहां भी है, इंग्लैंड में भी अधिकार है, लेकिन इंग्लैंड में व्यक्ति के अधिकारों का आधार नकारात्मक है। कैसा है, नकारात्मक है। इस अर्थ में कि व्यक्ति कोई भी कार्य जो चाहे वह कर सकता है, लेकिन जब तक कि वह देश की सामान्य विधि के किसी नियम का उल्लंघन नहीं करता है, तभी तक व्यक्ति ब्रिटेन में या इंग्लैंड में कर सकता है। जब तक सामान्य विधि का उल्लंघन नहीं होता तब तक व्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसके आगे व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। अमेरिका में बात की जाए, अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में है फंडामेंटल राइट। भारत की बात करें तो भारत में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, लेकिन लिखित है, लेकिन ब्रिटेन में लिखित नहीं है। ओके, क्योंकि वहां लिखित संविधान है ये नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे अगर बात करें तो एक संक्षिप्त रूप में अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलें तो देखें कि सर्वप्रथम फंडामेंटल राइट कहां आया। सबसे फंडामेंटल राइट कहाँ है,
अमेरिका में स्थान दिया गया फंडामेंटल राइट को। फिर जिन्हें प्रथम 10 संविधान संशोधनों के द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया, कहाँ? अमेरिका के संविधान में। फिर अगर हम भारत की बात करें, भाग 3, क्या? भाग 3 भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतना इंपॉर्टेंट है भाग 3 का। मैंने शुरू में ही बता दिया, भारतीय संविधान के 22वें भाग में अगर किसी को सबसे इंपॉर्टेंट जगह दी जाए, सबसे विशेष जगह दी जाए, तो भाग 3 है। पूरा भारतीय संविधान भाग 3 के क्या हो जाएगा? भाग 3 के बिना अर्थहीन हो जाएगा, मर जाएगा। अगर भाग 3 को निकाल दिया जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। भारत से लोकतंत्र खत्म हो सकता है अगर हम भाग 3 को हटा दें। इतना इसका महत्व है। आप लोग इसको विशेष रूप से अच्छे से पढ़िएगा। किसी भी एग्जाम में इससे अधिक क्वेश्चन आते हैं। कोई भी इंटरव्यू हो, इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। हर जगह भाग 3 का काम आता है, हर जगह 12 से 35 का काम आता है। रास्ते पे चल रहे हैं तब भी फंडामेंटल राइट का आपका अधिकार है। हमें अच्छी सड़क चाहिए, अच्छी हवा चाहिए। ये नहीं है कोई आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करे, लेकिन आपका राइट वहीं तक है जहां तक किसी दूसरे के राइट का उल्लंघन ना हो आपके द्वारा। ये भी एक सीमा है भाई। आपका राइट तभी तो मिल सकता है, आपका राइट तभी तक मिल सकता है जब तक दूसरे के राइट का आप उल्लंघन ना करें। एक दूसरे का सम्मान ही आपका राइट है। क्या है? एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे व्यक्ति का सम्मान ही, एक दूसरे की स्वतंत्रता में दखल ना देना ही आपका क्या है? राइट। भाई आप उसके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो आपके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब आप उसके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, स्वतः क्या हुआ? उसका राइट मिल गया। यही बात है। फिर वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण अगर देखा जाए हमारे भारतीय संविधान में मिलता है, उतना विश्व के किसी भी देश में इतना विस्तृत वर्णन फंडामेंटल राइट का उल्लेख नहीं मिलता है। मूल अधिकारों का यह नाम इसलिए दिया। अब अगर हम बात करें मूल अधिकार किसे कहते हैं, मूल अधिकार इसे क्यों कहा गया, इसे क्यों मूल अधिकार का नाम दिया गया? क्योंकि संविधान द्वारा गारंटी दी गई एवं सुरक्षा प्रदान की गई जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। मूल सिद्धांत इसलिए भी है क्योंकि व्यक्ति के चौमुखी विकास, मैंने क्या बताया था, फंडामेंटल राइट, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, मतलब मानसिक और शारीरिक। चौमुखी विकास से तात्पर्य भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए क्या कहा? इसलिए इसे मूल अधिकार का नाम दिया गया, फंडामेंटल राइट। मूल एक हिसाब से जड़ है भारतीय संविधान की। फिर अगर इसके आगे हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या बताया था कि इसके अभिप्राय के बारे में जान लें, फिर इसके बाद इसके प्रकृति के बारे में जान लें, फिर इसके बाद हम इसके प्रावधान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम क्या करें? इसके अभिप्राय के बारे में जानें। अब अभिप्राय से तात्पर्य क्या है? हम क्या जाने? अभिप्राय से तात्पर्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आर्टिकल 32 मतलब 32 के अंतर्गत सीधे हम कहाँ जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय। 226 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं? उच्च न्यायालय। देखिए कितना बड़ा अधिकार है हमारा। डायरेक्ट अगर हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो हम डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। हमें उच्च न्यायालय भी जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। ठीक। फिर उसके बाद क्या है इसका? और अभिप्राय की बात की जाए तो मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं? राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के अन्य भागों में दिए गए अधिकारों को ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के अन्य भागों में दिए गए प्रावधानों से क्या होते हैं? ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है? मौलिक अधिकार सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के हैं। क्या है? फंडामेंटल राइट सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। सकारात्मक मूल अधिकार से तात्पर्य क्या है? राज्य पर कुछ करने का बल प्रदान करते हैं, राज्य कुछ कार्य करे
और नकारात्मक से तात्पर्य राज कुछ कार्य ना करे, रोकने से तात्पर्य कुछ ऐसे कार्य हम में मिल जाते हैं कि राज्य करे वह सकारात्मक है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, राज वह कार्य ना करे। फिर राज्य पर कुछ प्रतिबंध आरोपित करते हैं, ये प्रतिबंध व्यक्ति के लिए भी हो सकते हैं। फिर क्या, मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, अर्थात इन्हें सीमित भी किया जा सकता है। ये नहीं है कि फंडामेंटल राइट को मिल गया तो सब कुछ भी कर सकते हैं आप। फंडामेंटल राइट मिल गया तो आप 12 बजे रात को डीजे बजाइए, ऐसा नहीं है। अगर आप 12 बजे डीजे बजाएंगे, आपका पड़ोसी, भाई उसका सोने का अधिकार है ना, क्या होगा, उसका फंडामेंटल राइट उल्लंघन होगा, उसके फंडामेंटल राइट नहीं रह जाएंगे उस समय जब आप डीजे बजाएंगे। तो क्या हुआ, यदि अपने कर्तव्यों का आप पालन नहीं करेंगे तो दूसरे के कर्तव्य क्या, दूसरा कोई कर्तव्य का पालन करेगा, नहीं करेगा। अगर आप अपने कर्तव्यों का स्वतः पालन करेंगे, दूसरे का फंडामेंटल राइट स्वतः मिल जाएगा। ओके, फिर इसके बाद हम थोड़ा और आगे चर्चा करते हैं। फिर अगर आगे हम चर्चा करें, अपवाद स्वरूप अगर देखें, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 24 निरपेक्ष अधिकार, मैंने अभी कहा फंडामेंटल राइट को सीमित भी किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 17 और 24 को सीमित नहीं किया जा सकता। फिर कुछ मूल अधिकार स्वयं सक्रिय हो जाते हैं, अर्थात चलायमान करने की विधि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती हमें, जैसे समानता का अधिकार आर्टिकल 14 स्वतः मिल जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19, जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 जो स्वतः मिल जाते हैं। अब इसके आगे हम जो प्रावधान की बात करेंगे, जैसे फंडामेंटल राइट कितने हैं, मूल संविधान फंडामेंटल राइट 7 थे, वर्तमान समय में अब 6 रह गए हैं। किस अधिकार को समाप्त किया गया, अधिकार 7वां जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसी को समाप्त कर दिया गया। अब हम आर्टिकल बाय आर्टिकल का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।